का प्रॉब्लम के अंदर 3-4 चीजें बीच में, क्योंकि मेथड वही है जो आपको करवा दिया गया, उसके अलावा नया नहीं है। कुछ थोड़ी सी चेंजेस होंगी, वो आज डिस्कस कर लेते हैं। आज के प्रॉब्लम में मैं लीस्ट कॉस्ट को शामिल कर दिया। स्टार्टिंग सोल्यूशन चाहिए था मुझे, तो मैंने कहा क्यों ना लीस्ट कॉस्ट भी साथ हो जाएगा और प्रॉब्लम भी। एक ये चीज। दूसरी एक चीज आप देख रहे होंगे, ये एम कॉस्ट के तौर पे यूज है। अब मैंने खुद ही रिस्क नहीं लिया आपसे पूछूं ये क्या है, मैंने कहा खुद ही बता दो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है ना, तो ये एम कॉस्ट ली हुई है एक चीज। और दूसरी आप सप्लाई को ऐड करें, कितनी बनती है 70, और डिमांड को ऐड करें 19। अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो रियल लाइफ में तो अनबैलेंस के ज्यादा चांसेस है, लेकिन बैलेंस प्रॉब्लम ही सॉल्व हो सकता है, अनबैलेंस नहीं हो सकता। तो अनबैलेंस कैसे हो सकता है? एक बैलेंस प्रॉब्लम ऑलरेडी हो, चल रहा हो सिलसिला, डेली सप्लाई हो रही हो, डिमांड फुलफिल हो रही हो, अचानक पता चले कि उधर एक यूनिट डिमांड वाला एक यूनिट उनका खराब हो गया, या मार्केट में कोई डिमांड कम हो गई। तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई तो वही चल रही है, अनबैलेंस हो गया। तो उसका नया सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? डिमांड और सप्लाई इक्वल पे हम सोल्यूशन दे रहे हैं, एक ये रीजन। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि सप्लाई एंड पे पहले सप्लाई जा रही थी इक्वल, अचानक सप्लाई रिड्यूस हो गई, इधर यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उस केस में भी अनबैलेंस हो जाएगा। तो आप नेचुरली अगर आप देखा जाए तो आपको अनबैलेंस सी सिचुएशन लाजमी फेस करनी पड़ेगी अगर आपने इसको मॉडल करना है। बस एक मुझे खुशी इस बात की, थर्ड सेमेस्टर जा रहा है तो मेरे पास FYP आने लग गई हैं ऑपरेशन सर्च। एक स्टूडेंट कल आया और उसने कहा कि सर मैंने FYP करनी है और ऑपरेशन सर्च की करनी है, और मैंने इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट उठाना है, और इंडस्ट्री को मुझे 1.5 साल लग जाए, जितना मर्जी लग जाए, ये मैंने खुद से इसको। और कह रहे जो आप कोएफिशिएंट्स बता रहे थे ना, मैंने उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करनी है। देखिए लोग कैसे सोचते हैं। तो मैंने उससे सिर्फ ये कहा, मैंने कहा अगर जो आपका प्लान है, अगर आप इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट उठा के 1.5 साल में कर लेते हो, तो और आपकी उस बेस पे ग्रूमिंग जो हो जाएगी, जो जॉब होगी, तो एक प्रोग्रामर की सैलरी और आपकी सैलरी में जमीन आसमान का फर्क। आप लीनियर प्रोग्रामर है, वो बेचारे शूदर प्रोग्रामर है, कोई C++, बल्कि कुछ कहते हैं पाइथन। एक मुझे अभी तक याद है, हमारे टीचर होते थे, हमारे पास ना श्वाम सीरीज होती है जिसमें सॉल्यूशंस होते हैं। श्वाम सीरीज एक बुक होती है, आपको शायद, अच्छा आप तो बुक पढ़ने के आदी नहीं है तो आपको क्या पता, जैसे वो खुलासे नहीं होते थे हमारे दौर में, इस तरह। तो किसी के हाथ में श्वाम सीरीज होती थी ना, तो हमारे टीचर पकड़ गया किसी बुक को आग लगा दी, इतने वो गुस्से होते थे। वो कहते थे खुद से ग्रूमिंग कैसे होगी। तो अभी वो स्टूडेंट मुझे मेरे पास आया, उसने कहा मैंने ये करना है। मैंने उससे कहा, मैंने इसको क्रेज देख के मैंने कहा ठीक है, मैं मेरे पास जितना भी टाइम है मैं दूसरा टाइम छोड़ के आपके साथ मिलकर काम करता हूँ। और इंडस्ट्री मैंने उसे जो उसने मुझे आइडिया दिया, वो 2-3 चीजें, ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व है उसमें, और उसमें प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है। तो एक वेब बेस्ड जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन हो सकता है उस इंडस्ट्री के लिए। तो अगर वो इंडस्ट्री को ये बता दे कि आपकी ये देखें ये चीजें, यहाँ पे आप सोच ही नहीं रहे, साइंटिफिक कोई मैथमेटिक्स को यूज ही नहीं कर रहे, इतनी वेस्टेज हो रही है, अगर आप वो सेव कर दें उस ऑर्गेनाइजेशन को, और क्या चाहिए। लेकिन कुछ लोग कर भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये आज का प्रॉब्लम मैंने जो लिया है, ये वैसे तो अमेरिकन प्रॉब्लम है। उस साइड पे कोई रिफाइनरीज पाइप ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है डिफरेंट, और हमारे भी, मुझे नहीं पता, जो हमारा पेट्रोल मेरे ख्याल में बलूचिस्तान और कराची वाली साइड से आता है, लाहौर में, या पूरे कंट्री को सप्लाई कहाँ से होती है? ऑयल फील्ड्स कहाँ है हमारे पाकिस्तान है? कहाँ पे गए? पार्क को कहाँ पे है वो पार्क? मुजफ्फरगढ़, ऐसे कोई हमें पता चले। तो ये जो पूरी सप्लाई होती है ये थ्रू पाइपलाइंस होती है। पाइपलाइंस का एक नेटवर्क होता है, और सप्लाई की अपनी एक कॉस्ट होती है। आप कहते हैं कॉस्ट क्या आनी, उधर से ऑयल छोड़ दो पाइप के अंदर मिल जाएगा। नहीं, आप पाइपलाइन की मेंटेनेंस नहीं होती। आपको क्या पता, कोई उकाड़ा से अगर पाइपलाइन गुजर रही है, हो सकता है वह शरीफ लोग हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पाइपलाइन पत्तों की से गुजर रही है और वो तो क्या करेंगे, वो उठ के आके बोर करके ऑयल भी निकालेंगे, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और इवन
वो जो सप्लाई होती है वो थ्रू मोटर्स एक प्रेशर बिल्ड करना होता है, तो पूरी कॉस्ट होती है ऑयल को सप्लाई करने में। तो आप ये समझिए 3 रिफाइनरीज हैं, 3 डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको देखें इसकी ब्यूटी ये है, आपको करवाने के लिए सिर्फ 3 प्रॉब्लम दिया गया है। लेकिन ये जो आपके पास मॉडल है मैथमेटिकल, ये m सोर्सेस एंड डेस्टिनेशन के लिए वर्क करेगा। ये सेल्स, क्या ख्याल है सिंप्लेक्स मेथड अगर ये 3 रोज की जगह मैं 100 रोज कर दूं और 500 कॉलम्स कर दूं, ये नहीं वर्क करेगा? करेगा। आपका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो भी वर्क करेगा, लीस्ट कॉस्ट। तो हम तो जनरल एल्गोरिथम सीख चुके हैं, तो इसलिए अगर आप ये 3 रिफाइनरी और 3 डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज को समझे, आप जनरलाइज्ड वे में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 रिफाइनरीज से जो पाइपलाइन नेटवर्क कनेक्टेड है जिनके साथ, वो 1 to 3 डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज है। उसमें से जो 1 से 3 तक का जो है, जो एम जहां लिखा हुआ है, वहां पाइपलाइन मौजूद नहीं। तो अगर कहीं पाइपलाइन ही मौजूद नहीं है तो इट मींस उधर तो सप्लाई हो ही नहीं सकती। लेकिन क्योंकि दूसरी जगह से कनेक्शन है, जरा गौर से देखें, इस रिफाइनरी से पाइपलाइन मौजूद है उसके लिए, ये भी मौजूद है, सिर्फ इसकी नहीं। तो इट मींस हमें उसको मॉडल के अंदर लेके आना होगा, उसको डेस्टिनेशन तो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। उस केस में हम पता क्या करेंगे, सिर्फ जिस सेल में, यानी रिफाइनरी 1 डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 1 वहीं पाइपलाइन नहीं है, हम उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ा देंगे, एम टेक नहीं देखा था, तो हम उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ा देंगे कि जब आप स्टार्टिंग सॉल्यूशन लोगे तो शिपमेंट हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि शिपमेंट तो हम मिनिमम कॉस्ट लेंगे ये नॉर्थ वेस्ट, और वो इतनी बड़ी कॉस्ट उसकी कर देंगे, एक लार्ज बिग वैल्यू बिग गैप, कि वो उसमें शिपमेंट हो ही नहीं सकेगी। और इसमें तो नहीं होगी स्टार्टिंग में। इवन सिंप्लेक्स मेथड भी अगर एफर्ट करेगा तो पॉसिबल है कि वो उसमें शिपमेंट ना हो सके। तो हम यही चाह रहे हैं, जब पाइपलाइन ही नहीं है तो कंप्यूटर कैसे ये स्टेटमेंट दे देगा कि इधर इतने लीटर्स पेट्रोल सप्लाई कर दे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सिंप्लेक्स मेथड एल्गो फिर भी इसको शिपमेंट कर देता है, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है ये इनफिजिबल है। सिंप्लेक्स आप देखते होते थे ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट के केस में आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट करता था। कई प्रॉब्लम में, मैंने एक प्रॉब्लम आपको क्विज में दिया था, इनफिजिबल सॉल्यूशन था, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो हम उस डेस्टिनेशन को एम के साथ रख लेंगे और इस होप के साथ कि इधर शिपमेंट नहीं हो सकेगी। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? तो एक तो ये चीज मैंने एक ऐड कर दी कि अगर आपने इस तरह से ग्रिड हो आपकी 3x3 या 3x100 जो भी है, अगर कहीं पे आप चाह रहे हो कि इधर सप्लाई आपने देनी ही नहीं है, ये तो पाइपलाइन की बात हो रही है, आप कह रहे हो कि इधर सप्लाई देनी ही नहीं है, इन्होंने पिछले बिल क्लियर नहीं किए थे, तो आप कर सकते हो कि उसको मॉडल के अंदर एक बिग एम उसको इंपोज कर दो, वो स्टार्टिंग सोल्यूशन भी स्किप उसको नहीं शिपमेंट करेगा और दूसरी जगह से भी असाइनमेंट नहीं होगी। एक ये चीज नहीं ऐड की। दूसरा, सप्लाई और डिमांड, तो 3 चीजें आज एड्रेस हो रही हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, सप्लाई और डिमांड डिफरेंट है, और तीसरा ये एम क्या करेंगे, सेम करनी है, पहले बैलेंस तो करना है, बाद में लीस्ट कॉस्ट। क्या करें, आपको डमी सोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के लिए एक ही रास्ता है, आपकी सप्लाई 17 है और ये 19 है, आप इस साइड पे एक डमी सोर्स क्रिएट कर देंगे। डमी सोर्स करेंगे और उसको ये जो डिफरेंस है ना 2 का, ये दे देंगे। यानी एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ ये है कि आपने डमी ले दी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने की, और ये भी कह दिया इस डमी 2 सप्लाई कर रही है 2, तो आप एंड पे देखोगे ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड पे आपका सारा सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी आपकी सारी सप्लाई ही डिस्ट्रीब्यूट होनी है ना, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। वो 17 की 17 सप्लाई चली जाएगी, ये 2 रह जाएगी, ये अपने उसी डमी के अंदर ही रह जाएगी, तो उसको हम बाद में टैकल करते हैं। बैलेंस हो चुका है, एक इंट्रोड्यूस करवा दे डमी और वो सप्लाई एक साथ लिख दे 2। दूसरा, उस लेवल दूसरा अनबैलेंस भी हो सकता है आपका, कि अगर आपके पास इसमें थी सप्लाई कम, अगर डिमांड कम और सप्लाई सरप्लस हो, उस सूरत में कॉलम ऐड करेंगे आप। तो इसमें मैंने जो ऐड की है इसका नाम रख दिया डी,
या 4 रख देंगे, 1 2 3 4, और कॉस्ट क्या रखी हुई है, जीरोस। अगर आपको एग्जाम में कंडीशन गिवन नहीं है, या इवन आप फील्ड में जाके ये मॉडल कर रहे हो और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, तो डमी जीरो कॉस्ट के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन हर दफा डमी नहीं हो सकती, पॉसिबल है। मैं वो एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो आप डमी लोगे डिमांड डेस्टिनेशन, तो उस केस में आपकी वो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो तो नहीं सप्लाई हो सकेगी, वो पड़ी रहेगी। तो वो कहीं ना कहीं तो सोर्स एंड पे स्टोर करने हैं उसको, तो उसकी स्टोरेज की भी कॉस्ट हो सकती है। तो आप ये ना समझें कि जो डमी ऐड कर रहे हो उसमें जीरो कॉस्ट ही हो सकती है, ये वेरी करता है प्रॉब्लम के ऊपर। अगर फिजिकली देखा जाए तो वो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है उसकी स्टोरेज के लिए अपनी, अगर वो कुछ इस तरह के खास टेम्परेचर पे रखना है तो उसको तो मुफ्त में, अगर वो रेंट पे कहीं चीज स्टोर की हुई है खर्चा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में गिवन होगा कि इन ये डमी जो आप करेंगे तो इनकी ये कॉस्ट हो सकती है। और अगर आप फील्ड में जाके करोगे तो खुद ही वहीं आपको पता चल जाएगा मॉडल करते हुए कि इधर, यानी आप डमी सोर्स और डमी डेस्टिनेशन में हमेशा जीरो कॉस्ट नहीं रखोगे। वो डिपेंड करता है, अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है तो जीरो रख दे, सिंपलेस्ट वे। और अगर वाकई रियलिटी में कुछ है तो उसको कंसिडर करते हुए उनकी उस डमी सोर्स या डेस्टिनेशन की कॉस्ट सजेस्ट कर, कोई इश्यू तो नहीं आता। तो बैलेंस इस तरह से आप सिंपल रूल यही है। अनबैलेंस जो थी, ये मैं फिर से दिखा देता हूं, आपका सप्लाई जो है वो 17 है, तो जाहिर है एक और सप्लाई ऐड करनी है आपने, तभी वो 2 का लेस था, आप इधर करके वो 2 साइड पे लगा दिया और जीरो कॉस्ट के साथ। अब आपने इसको सॉल्व करना है लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट ज्यादा एफिशिएंट मेथड है एज कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में था बस इस कॉर्नर से चलना है, हमेशा यही कॉर्नर लेना है, उसमें कोई इंटेलिजेंट वे नहीं था। लीस्ट कॉस्ट में इंटेलिजेंट वे है कि जब आपने मिनिमम कॉस्ट प्रॉब्लम करना है तो आपकी इंटरेस्ट पता क्या है भी, जहां पे मुझे खर्चा कम पड़ रहा है मैं उधर सप्लाई पूरी करूं पहले, नहीं उनकी डिमांड पूरी करूं, सॉरी। तो अगर आप इस एंगल से चलोगे कि उसको शिपमेंट पहले दोगे, जो यानी उस डेस्टिनेशन को सप्लाई पहले दोगे जिसकी कॉस्ट कम है, तो हर दफा इसी तरह ही चलोगे तो आपके पास जो स्टार्टिंग सोल्यूशन आएगा वो जरा अच्छी टाइप का आएगा, इंटेलिजेंट वे में। क्यों, मैं सपोज कर लेता हूं इस प्रॉब्लम की कॉस्ट, आई थिंक इस प्रॉब्लम की कॉस्ट है 204, सपोज कर लेते हैं $204 इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ऑप्टिमल। आप स्टार्टिंग लेते हो नॉर्थ वेस्ट से, या आप अपने तरीके से ले लेते हो नॉर्थ वेस्ट, तो एक आप जैसे जितना फजूल किस्म का नॉर्थ वेस्ट है उतना तो आप भी बना सकते हो कोई स्कीम। आप कहो जी हमेशा जो भी लेना है मैंने राइट कॉलम का सेल लेना है, कोई ना कोई स्कीम बनाओगे, और मिडल वाला लेना है अगर ऑड है, अदरवाइज अगर इवन है तो ऊपर वाला लेना है, कोई भी स्कीम बनाओ, इसी तरह चलते जाओ, बैलेंस हो जाएगा। तो सप्लाई और डिमांड तो किसी तरीके से भी बैलेंस हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये इंटेलिजेंट वे नहीं है तो कॉस्ट, सपोज अगर आप इस तरह से स्टार्टिंग सोल्यूशन लेते हो, सपोज उसकी कॉस्ट आ जाती है 700, ऑप्टिमल आंसर का है 204, आपका स्टार्टिंग कहां से चला $700 से। सिंपलेक्स मेथड को भी दे देंगे तो सिंपलेक्स मेथड का काम ही बढ़ाया आपने और कुछ नहीं किया। क्यों, सिंपलेक्स मेथड ने 700 से 204 तक उसका जोर लगना और वो आइटरेशन बढ़ जाएगी। और अगर आप लीस्ट कॉस्ट से लोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग सोल्यूशन इतना अच्छा आ जाए कि वो 700 की बजाय 500 दे रहा हो, तो 500 देगा जल्दी आप आंसर तक, तो सिंपलेक्स मेथड का टाइम कम हो गया। और अगर वैम एक मेथड मैंने बताया और अच्छा मेथड ले ले तो हो सकता है वो स्टार्टिंग सोल्यूशन, सिंपलेक्स मेथड अभी आपने अप्लाई नहीं किया, स्टार्टिंग सोल्यूशन ही 300 पे आ गया, वो तो बहुत क्लोज होगा, वो एक आइटरेशन में ही आपको आंसर दे देगा। तो समझ रहे, स्टार्टिंग सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा स्टार्टिंग सोल्यूशन होगा उतना ही जल्द आप ऑप्टिमल आंसर तक पहुंच जाए। तो अभी फर्क बहरहाल ये नॉर्थ वेस्ट से तो बेस्ट है, और मैंने कई प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। बाज दफा नॉर्थ वेस्ट भी इतना उसको इजी ना ले, नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट का सेम ही चल रहा होता है, लेकिन कहीं फर्क आता है तो लीस्ट को एडवांटेज मिलता है। लीस्ट मिनिमम कॉस्ट किस सेल से स्टार्ट करें,
जीरो कॉस्ट भी है डमी। डमी को आप ये ना समझें कि ये नो गो एरिया है आपका, आप जब ले चुके हो। सोल्यूशन वाले को नहीं पता, ना नॉर्थ वेस्ट को पता है ना किसी और को पता है कि ये डमी है या नहीं, उसके लिए तो ये सेल है। तो उसने एल्गोरिदम, फर्ज करें आपने एल्गोरिदम से इस पूरे ग्रिड से एरे से उठाना है मिनिमम, तो वो 8 तो नहीं उठाएगा, वो 0 उठाएगा। तो इट मींस तो अभी अब मैं इन 3 में से, अच्छा अगर 3 हो तो फिर कौन सा मसला, फिर जो आपकी मर्जी, बिल्कुल ऐसी ही है ये चीज। मैं शुरू से ही मेरा हर स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कहीं टाई आ जाए तो घबराना नहीं है। यकीन करें ये घबराने वाला वर्ड इमरान खान वाला नहीं, वाकई नहीं घबराना। अगर कहीं मल्टीपल आ जाए और टाई आ जाए किसी को भी ले सकते हैं, यकीन करें मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि इमरान खान के फॉलोअर्स भी बैठे होंगे, वो भी शायद थोड़ा थोड़ा समझ गए हों। मैंने मेरा वोट बैट को ही था, तो मेरी हालत क्या हो गई है, हम किसी से बात कर सकते हैं नहीं हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है किसी से बहस करने, सवाए इसके हम कहेंगे इंशाल्लाह आगे जाके ठीक हो जाएगा इसके अलावा हमारे पास कोई, और इंशाल्लाह आगे जाके ये इंशाल्लाह उसी तरह ही है जैसे एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। मैंने कहा था एक स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ता नहीं था, तो मुझे कहता है, मैंने कहा तुम पास कैसे हो गए, तुम अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, मुझे यकीन है तुमने फाइनल तक नहीं पढ़ना, ये पिछली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो पास कैसे हो गए, कह रहा इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊं। इंशाल्लाह का इतना बड़ा मिस यूज। तो मैंने कहा इंशाल्लाह तुम फेल हो गए। मैंने कहा क्रॉस पड़ गया, एक FIR कटवाए ना दूसरे भी कटवा देते हैं, तो मैंने कहा क्रॉस पड़ गया, अल्लाह एक है, मेरा भी वही है आपका भी वही है, मैं एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ और आप मिसयूज कर रहे हो, तो देखते हैं कौन सही होता है। और मैंने क्लास को गवाह बनाया कि मैं अपने इस वर्ड को मुकम्मल करने के लिए ज्यादती नहीं करूंगा, आपको इसका पेपर दिखाऊंगा, जब ये पेपर अटेम्प्ट लेगा ना सबको दिखाऊंगा, देखते हैं किसका इंशाल्लाह सही है। तो पेपर हुए, पेपर के बाद दिखाया और मुझे पता था स्टूडेंट, देखिए मैं ये नहीं कि उसको जानबूझ के फेल कर रहा हूँ, हिस्ट्री का पता चल जाता है, मुझे पता है वो सीरियस नहीं है स्टूडेंट। और उसका पेपर में 2 पेज लिखे हुए थे और उसमें क्वेश्चन ही रिपीट किए, क्वेश्चन लिखे हुए थे बस, आंसर नहीं। मैंने सारी क्लास को दिखाया ये। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं, हम कितने शरीफ लोग हैं हम। मैं एक कोर्ट में गया, वहां पे जो नाइब कासद होते हैं ना, उनको देख के ऐसी मुझे फील हुआ कि जरा इससे पूछता हूँ इन लोगों के कैसे गुजारा करते हैं। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा, मैंने कहा सैलरी आपकी कितनी है। मैंने कहा माइंड ना करना, मेरे माइंड में कुछ और बातें चल रही हैं। तो मेरा ख्याल था कि 2 चीजें होगी, या तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करेगा इसमें, और या फिर रोना धोएगा। लेकिन उसने तीसरा केस चूज किया ना उसने शुक्र वाली बात की ना उसने वो वाली, उसने सीधा कहा पंजाबी में कि सर तनख्वाह तो मेरी 6000 है, उत्तो अल्लाह की मेहरबानी और अगला वर्ड बड़ा अजीब किस्म का, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन कर सकते हैं कितना बड़ा मिस यूज है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना कि अल्लाह का शुक्र है, और हराम पैसे के। तो ज़हन में रखें। बात कहाँ पे इधर चली गई थी? तो इस साइड पे तो मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ, बात आई थी इमरान खान से कि जी आगे जाके हो जाएगा ठीक। वो सेम वही लॉलीपॉप है, जैसे हम एक बंदा बात करता है जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे होगा, मिस यूज हम कर रहे होते हैं। अल्लाह करे ठीक हो जाए सिस्टम। तो मिनिमम कॉस्ट में हम ले लेते हैं ये सेल, और शिपमेंट क्या करेंगे? जो नए आए हैं शाहजेब अकरम, शिप आपने बताना है आज। अच्छा वैसे मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, आपका मैंने वाइवा किया, अगर आप सीरियस हो जाए तो आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से हैं। अब पता नहीं आप टाइम को किल करते हैं या क्या करते हैं, तो गाइड जरूर करना चाहिए। मैंने आप कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा, और आप लोगों को तो पढ़ना चाहिए। तो साइड पे बैठ के पबजी या इस तरह की चीजें नहीं, सीरियस हो गए जी। शिपमेंट होती है मिनिमम ऑफ, ये
ये इधर 4 है इस सेल का और इधर 2 है, उनमें जो मिनिमम है वो शिपमेंट कर देंगे 2, और ये उन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देनी है, 2 इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें भी, राइट। और नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक क्रॉस करना है कॉलम या रो, जो इनमें 0 कॉलम या 0 रो है उसको क्रॉस कर देना है, रो होगी ये क्रॉस कर। आपके पास अब कोई ऐसा ना साइंस स्टूडेंट हो, इसको ऐसे ऐसे फिल करने लग जाए, क्रॉस ऐसे लाइन लगा दीजिएगा डिफरेंट कलर जब आपने सॉल्व कर जी। मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम, क्योंकि लीस्ट है, ये था 8, शिपमेंट क्या होगी 5 और 7, कॉलम में देखें 7 है, नीचे सप्लाई और डिमांड की बात कर रहा हूं, 5 देंगे और सब 5 जो हो जाएगी सप्लाई वो 0 हो जाएगी और डिमांड 2 रह जाएगी, और क्रॉस किसको करेंगे, रो, 0 रो। नेक्स्ट मिनिमम 12, 2 आ गए हैं, वलीद बताएगा दोनों में से किसको, 12 कॉस्ट मिनिमम, 2 आ गए ना सेम, किसी को ले ले। शिपमेंट क्या होगी 2, अच्छा ये 2 कह रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को पता ही ना हो, जिनको नहीं पता मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सबको पता है, अगर किसी को नहीं पता बिल्कुल पूछ सकता है कि जी ये क्या हो रहा है, डिमांड क्या, नहीं पता चल रहा है मैंने, अच्छा मैं वो कह रहा हूँ अगर किसी को नहीं पता चल रहा, ऑनलाइन स्टूडेंट भी अगर किसी को नहीं पता चल रहा पर रोक के पूछ रहे, अदरवाइज हम तो रुकने वाले नहीं जी। सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉलम 12 मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम शिपमेंट 2 की, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 - 2 और 2 - 2, और क्रॉस होगा कॉलम, और नेक्स्ट 18 शिपमेंट 4, सब्ट्रैक्शन क्रॉस, शिपमेंट सब्ट्रैक्शन बैलेंस। आपको बताने में 5 मिनट्स लगेंगे और मुझे ये स्लाइड बनाते हुए शायद इस पोर्शन में 1 घंटा लग गया था, और ये जो स्लाइड अभी चल रही है ये 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। आप अंदाजा कर सकते हैं कितना टाइम लगा होगा इस स्लाइड को, 100 स्लाइड्स है, आपको आधे घंटे में पता चल जाएगा। तो जितनी अच्छी स्लाइड्स बनाएंगे उतनी अच्छा आप समझा सकते हैं, तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा ये आपका स्टार्टिंग सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन को कोई लिखना बताएगा, क्या लिखेंगे सोल्यूशन को, सामने आपका सोल्यूशन पड़ा हुआ है, गो के डार्क है, यस। आप वेरिएबल, इस पूरे प्रॉब्लम के टोटल कितने डिसीजन वेरिएबल्स हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी प्रॉब्लम को ना, इसी स्लाइड को और जरा रिफाइन करूंगा। आपने देखा होगा आपका लीनियर मॉडल क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ कोई कंस्ट्रेंट्स आपको नजर नहीं आ रही और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी नजर नहीं आ रहा, वो मैंने टेबल के अंदर पैक किया हुआ है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसको बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें डिसीजन वेरिएबल्स जब आप मॉडल कर लें, जितने बॉक्सेस हैं वो सारे वेरिएबल्स, उसमें कुछ जीरोस हैं कुछ नॉन जीरोस हैं तो सारे वेरिएबल्स, तो इसके कितने वेरिएबल्स हैं, 4 × 3 12 वेरिएबल्स हैं, ये सारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, और जिनकी वैल्यूज आ गई हैं ये आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं, और जो एम्प्टी हैं वो नॉन बेसिक, ऐसे होता है ना। तो ये बनेगा x11 = 2, x12 वो आपका रो कॉलम, x12 = 4, और आई थिंक आपको आइडिया हो गया, मैं सीधा सॉल्यूशन लिख देता हूँ, और जो एम्प्टी है उनको लिखने की जरूरत नहीं। और ऑब्जेक्टिव वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी, ये जिनका बेसिक है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और सबको ऐड कर दें, तो 2 × 12, 4 × 18, 5, तो ये आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में भी जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखूंगा सारे 12 वेरिएबल्स के साथ बनती है वो, लेकिन कुछ वेरिएबल 0 हो गए, इस वजह से यही बच गए थे जिससे आपको ये कॉस्ट मिल रही है। बाकी सिस्टम में मौजूद है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर मौजूद है, यानी एम्प्टी सेल्स वाले वो वेरिएबल 0 वैल्यूज के साथ।
ये बन गया 260। तो 260 आपने अब अपना प्रॉब्लम शुरू कर दें, क्योंकि थर्ड पार्टी लीस्ट कॉस्ट हमें पता चल गया। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो प्रॉब्लम करूंगा मैं वो वैम के साथ करके आऊंगा। तो इसी बहाने बजाय एक लेक्चर हम जाया करें तो वैम अगले प्रॉब्लम का कोई इश्यू भी रिजॉल्व हो जाएगा। और उसका अच्छा, इसमें मैंने देखी ये जो डिजाइन वीकेंड पे बैठ के मैंने सोचा कि उसी तरह जैसे सिंप्लेक्स मेथड नहीं सॉल्व करते, तो मैं इस प्रॉब्लम को उस तरह से मॉडल करना चाह रहा था। तो बैठ के मैंने एक स्कीम बनाई। स्कीम बनाने के बाद मुझे तकरीबन 1 घंटा तो लग गया था स्कीम बनाने में। सीक्वेंस कैसे रखूं, किस तरह से सॉल्व करूं। फिर जब मैंने स्लाइड्स असर के टाइम पे मैंने ये स्लाइड शुरू की थी, और असर के टाइम पे स्लाइड शुरू की, और ये खत्म पता कब हुई थी? फजर की अजान में। और एक स्टूडेंट कहता है कि सर इतना आपने क्यों एफर्ट किया? उसकी रीजन है ये भी। ये लेक्चर आज का तो खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा गपशप आपके साथ साथ हो जाए। माइंड में रखें जिंदगी में ऑब्जेक्टिव क्या मैटर करता है। किसी ने आमिर खान की कोई मूवी देखी जिसमें वो स्मार्ट भी है और मोटा है? उसका इंटरव्यू सुना था कि उसने इसको कैसे स्मार्ट वाला कैरेक्टर किया, और वो क्या था, उसमें थीम क्या था? मैंने उसका वो इंटरव्यू सुना। उसने कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शन थी। मेरे पास स्मार्ट वाला कैरेक्टर शुरू वाला था और फैक्ट वाला बाद में था। तो कह रहा है मैंने रिकॉर्डिंग में अगर स्मार्ट वाली रिकॉर्डिंग पहले कर लेता और दूसरी बाद में करता तो मैं दोबारा स्मार्ट नहीं हो सकता। क्यों? ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। अब मैंने रिकॉर्डिंग पहले आप खा उसने वो पूरी रिकॉर्डिंग की हुई थी जिसमें खाता जा रहा है, खाता वो भी दिखाई क्लिप्स। खा के वो रियल देखें, वो कितने बड़े एक्टर हैं। रियलिटी में वो कोई वैसे गेटअप नहीं बनाया, इतना वो मोटा हो गया। कह रहा वो मैंने रिकॉर्डिंग पहले आधी फिल्म उस पे थी, वो रिकॉर्डिंग की, और फिर कह रहा अब मैंने स्मार्ट वाली करनी थी। अब मुझे था मैंने पैसे पकड़े हुए, मूवी है और स्मार्ट। तो कह रहे मैंने दिन रात एक किया, क्योंकि अब मेरे पास एम था कि वो रिकॉर्डिंग आधी फिल्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो ये जो एम था और मैंने उसको सामने रखते हुए करके दिखाया। और अगर वो कहता कि मैं पहले स्मार्ट वाला कर लेता और बाद में बल्कि कैरेक्टर लेता, तो मूवी के बाद मेरे पास दोबारा स्मार्ट होने के लिए रास्ता नहीं था, उतनी एफर्ट और उतना जुनून। तो मेरे पास भी 1-2 ऑप्शन थी, या तो मैं अभी इस प्रॉब्लम को कवर कर लूं, और अगर आप, क्योंकि आपको करवाना था, मंडे को मेरा लेक्चर होता है, करवाना है हर हाल में, और अगर मैं नहीं करता तो ये 1 साल तक भी दोबारा ये एफर्ट नहीं होनी थी, क्योंकि अब एम खत्म हो गया। किसको करवाने को नई क्लास होगी फिर ही देखेंगे, क्यों एफर्ट करें थे? तो ये रह जाना। इस भी एम था कि सुबह लेक्चर है और मैंने ये कंप्लीट करके ही उधर उनको समझाना है। तो ये एम था। तो अदरवाइज 10 घंटे बैठना कोई इतना आसान काम नहीं है। 10 घंटे से भी शायद ज्यादा लग गया। तो इसको देखते हैं, आपको नजर आएगा किस तरह से वो एफर्ट है इसमें। अब आपने स्टार्टिंग सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बता दिया, ये है, और वो कॉर्नर में जी लिखी हुई है। अब तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे वो उधर से कैलकुलेट होगा। अब प्रॉब्लम को स्टार्ट करने एक सिंगल टेबल में, तो कौन सा नेक्स्ट स्टेप होगा? मैंने ये बनाया इस तरह, आपको प्रॉब्लम भी बताया आगे क्या करना है, और वो टेबल, बाकी आप रफ वर्क समझिएगा क्या करना है। सोल्यूशन है और ऑब्जेक्टिव वैल्यू, और कुछ नहीं हमारे पास। नो, मुझे बताएं करना क्या है। ऑब्जेक्टिव वो तो एक प्रोसीजर है ना कि ये चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, अभी आगे क्या करना है? बस लिख के छोड़ दें? फिजिबल है नहीं, उससे मिनिमम ठीक है वर्ड, अभी भी माइंड में नहीं आ रहा। मेरे पास सोल्यूशन है, क्या इधर ही छोड़ दूं? मतलब ये है कि बेस्ट है या चेक करूं? क्या चीज चेक करनी है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन माइंड में कि ऑप्टिमैलिटी चेक है, और ऑप्टिमैलिटी के वो पार्ट हैं कि ऑप्टिमैलिटी में हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं। मल्टीप्लायर्स भी इंटरमीडिएट पाथ है असल में, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स, वही ऑप्टिमैलिटी बताती है। ऑब्जेक्टिव हमारा है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, और ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कहां से होने? नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स, वो कहां से कैलकुलेट होने हैं? मल्टीप्लायर्स। तो इसलिए पहले मल्टीप्लायर, फिर कोएफिशिएंट, फिर यस और नो करेंगे।
और डिसाइड करिए। तो ये देखें मल्टीप्लायर्स, और मल्टीप्लायर्स कैलकुलेशन के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होती है, ui प्लस vj इक्वल टू cij। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये है क्या, अभी मल्टीप्लाई पे हैवी डोज हो जाएगी, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा ये क्या चीज। तो अभी सिर्फ समझ लें ui प्लस vj इक्वल टू cij, और ये किन वेरिएबल्स के लिए देखनी है, बेसिक। आप बेसिक वेरिएबल्स से इनकी वैल्यूज इक्वेशंस बनाएंगे। एक बेसिक वेरिएबल ये है, ये क्या है, आप एसोसिएट कर दोगे सारे मल्टीप्लाई, u इसको और v इसको। इस वेरिएबल के साथ ये क्या है u1 और ये क्या है v1। u1 प्लस v1 इक्वल, ये गिवन है, और u1 और u2 फाइंड आउट करने हैं। तो इट मींस मैं इन सब के लिए ये इक्वेशंस बना सकता हूं, कोई इशू तो नहीं है। ये आपका सारा रफ वर्क है। u1 प्लस v1 इक्वल टू 12, u1 प्लस v2 इक्वल टू 18, और आप फिर इसका ये बेसिक वेरिएबल जब कर लिए, एक स्टार्टर चाहिए आपको, u1 इक्वल टू 0, सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो मैं u1 इक्वल टू 0 इधर प्लेस किया, और आपको पता होगा सीक्वेंस इधर उधर हो सकती है, पहले वो लें, वैल्यूज निकलते जाएंगी, आगे पुट होती जाएंगी, निकलते जाएंगी, और सारे ये मल्टीप्लाइज कैलकुलेट हो जाएंगे, कोई इश्यू तो नहीं इधर। जब ये अब हमारे पास ये जो आए हैं इधर प्लेस कर देने आपने, अब ये देखें प्लेस कर दिए। आप जरा बताएं ये और ये मुझे कितना टाइम लगा होगा इसको करने में, अच्छा खासा टाइम है। इसमें पिक्चर्स कट पेस्ट ऊपर लेके आना, उसका साइज मेंटेन करना, साइज थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। अगर मेरे पास 2-3 दिन होते हैं तो मैं इस डायग्राम को, देखिए डायग्राम छोटी बड़ी हो रही है, मैं इसको छोटा बड़ा भी ना होने देता कि पता ही ना चलता। तो खैर ये आपके पास आ गया मल्टीप्लायर्स। अब नेक्स्ट काम क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स को कोएफिशिएंट्स, उसके लिए क्या है हमारे पास ये, और वो ग्रेजुअली अलग अलग कोएफिशिएंट कैलकुलेट होता है। नॉन बेसिक कौन सा है, एम्प्टी सेल, इसको ले ले। अब मल्टीप्लायर्स आ चुके हैं, ui और vj मेरे पास हैं, तो सी ये है 0 प्लस 5 माइनस 1000। ये मैंने 1000 आपको बताना था, वो जो m है मैंने इतना बड़ा ले लिया कि शिपमेंट देखे इधर नहीं आई थी, लीस्ट कॉस्ट पे आए थे ना, तो 1000 किसने आना था, वो बच गए स्टार्टिंग सॉल्यूशन पे। सिंपलेक्स मेथड भी बचाएगा इससे। तो वो जो डिस्कनेक्टेड किस्म का डेस्टिनेशन है तो उसमें शिपमेंट नहीं हो सके जी। x11 माइनस 995 हो जाएगा, कोई इशू तो नहीं। दूसरा सेल कौन सा है, x21 3 प्लस 12 माइनस 30 माइनस 15 आ गया। नेक्स्ट सेल क्या है, 3 प्लस 18 माइनस 10, बोलते रहे साथ साथ पता चले आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट सेल 7 प्लस 12 माइनस 20। जो लोग समझ नहीं रहे, ये सेल है, कॉलम में 7, सॉरी रो में 7, कॉलम में 12, तो इस सेल में 7 प्लस 12 और ये कॉस्ट माइनस, इस तरह से निकाल सारे निकल आएंगे। और यहीं से हमें पता चल गया ऑप्टिमल नहीं है। क्यों, ये 6 और 11 पॉजिटिव मिनिमम प्रॉब्लम में, तो नेगेटिव कोएफिशिएंट्स ऑप्टिमैलिटी को यस करते हैं, तो इट मींस आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। और ऑप्टिमल नहीं है तो अगला काम क्या होता है, पहले तो इनको प्लेस कर दे टेबल में। ये देखें इन कॉलम्स में, वही डायग्राम में कट एंड पेस्ट, कौन सा वेरिएबल एंटरिंग, मोस्ट पॉजिटिव एंटरिंग होता है ना, तो कौन सा वेरिएबल एंटरिंग होगा, जो आपने सोचा। देखें ये दोबारा वही आ गया, ये एंट्रिंग। जब एंट्रिंग हो जाता है तो नेक्स्ट काम क्या होता है, आपने लिविंग देखना है। लिविंग के लिए क्या करते हो, इसको थीटा दोगे, ये जो एंट्रिंग है इसको थीटा इंपोज करोगे, और थीटा के बाद क्लोज लूप बनाओगे। क्लोज लूप बताएगा कि थीटा क्या होना चाहिए और लिविंग वेरिएबल क्या होगा। तो इट मींस जैसे ही एंट्रिंग वेरिएबल डिसाइड हो जाए, सिर्फ क्लोज लूप है जो आपको ये काम कर सकता है। तो अगला पॉइंट फॉर एंड माइंड में होना चाहिए क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या होगा, इधर से देख लेते हैं, इधर जा सकते हैं,
इधर जा सकते हैं, आगे रास्ता नहीं, इट मीन्स इधर नहीं जाना। इधर जा सकते हैं, इधर इधर ये वापसी है, या आप ये ले लें और कोई रास्ता नहीं, तो वो रास्ता ले लें जो ग्रीन शेडेड एरिया तक वापस आए, जो थीटा वाला है। तो इसलिए आप रफ, मैंने तो इधर अलग से दिखाया आपको, आप रफ में लेड पेंसिल से उसी आइट्रेशन के ऊपर ही बना सकते, और ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लोज लूप मैंने बना दिया, और होना क्या था, ये थीटा रखेंगे, इसमें थीटा माइनस करेंगे, इसमें थीटा प्लस, इसमें थीटा माइनस, ये आपकी वर्किंग। और जब क्लोज लूप बन गया तो कहां से लिविंग वेरिएबल होता है, थीटा ऐसा लें कोई एक वेरिएबल जीरो हो जाए, और वह सब्ट्रैक्शन से जीरो हो सकता है, तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाले वेरिएबल को उठा के बाहर लिख लें, जिसमें थीटा प्लस हो रहा है उनको नहीं लेना। तो आपका माइनस थीटा वाले ही में कैंडिडेट है आपका लिविंग का, उन दोनों को बाहर निकाल। ये था x22, सॉरी क्या ये वाला x23, ये वैल्यू है उस वेरिएबल की, x23 इक्वल टू 5 माइनस थीटा, और एक आपने ये ले लिया, थीटा क्या होगा 4, 5 क्यों नहीं लिया, 5 अगर लें वो भी लिविंग हो सकता था, नीचे नेगेटिव आ जाना था, और मेंटेन रखना है कि सारे वेरिएबल पॉजिटिव रहे, तो थीटा इक्वल टू 4, लिविंग कौन सा हुआ 32, तो लिविंग का डिसाइड हो गया, लिविंग को उधर मेंशन कर दो, मेंशन हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो लूप है इधर ही कैलकुलेशन और नई आइट्रेशन जनरेट करनी, ये क्या है 4 1 6 0, ये एम्प्टी कर दे, ये देखें 4 1 6 एम्प्टी। तो जब नेक्स्ट आइट्रेशन सारे मल्टीप्लायर रीसेट कर दें और सारे कोएफिशिएंट रीसेट कर दें, क्यों, नए सिरे से और नए सॉल्यूशन से, नया ऑप्टिमैलिटी टेस्ट और नया लिविंग का डिसीजन हो, तो आपने रीसेट कर दिया, सिर्फ सॉल्यूशन आया हमारे पास। अगला स्टेप क्या है, नो जी फाइंड, अभी सिर्फ ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया, जी फाइंड करने के लिए 2 into 12 4 into this बेसिक करके उनका टोटल निकालें, ये क्या 216 को इस बॉक्स के अंदर प्लेस करना है, ये खाली जो बॉक्स, ठीक हो गया। अब बेसिक सॉल्यूशन भी, ये भी आ चुका है। अब आपने ऑप्टिमल, फिर अब रिपीट हो रहा है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, यानी मल्टीप्लायर्स कैलकुलेशन। मल्टीप्लायर्स क्या होंगे, u1 प्लस v1 इक्वल टू 12। अच्छा एक चीज जरा, हाँ बात सेम हो सकते हैं, अगर वो बेसिक सेल पहले वाला ही रिपीट हुआ तो u1 प्लस v1 तो वही रहना है, कॉस्ट भी नहीं चेंज होनी, तो कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस बता रही होगी, उसको रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो जैसे ये बेसिक सेल, इसमें भी बेसिक था, उसका भी u1 प्लस v1 इक्वल टू 12 है, इसका भी यही है, ये भी। तो इस तरह से आपका ये बेसिक ये कैलकुलेट किया, स्टार्टर लेके मल्टीप्लाइज कैलकुलेट किया और मल्टीप्लाइज इधर प्लेस कर दिया। मल्टीप्लाइज आने के बाद क्या कर रहे थे, टेस्ट तो बाद में, नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स, और क्या होगा बारी बारी, अब नई मल्टीप्लायर्स है, इधर चेंज आएगी, इस सेल को देखना है 0 प्लस 16 माइनस 1000, ये आ जाएगा, ये माइनस 8 प्लस 12 माइनस 8 प्लस 8 12 माइनस 30। आई थिंक सारे एम्प्टी सेल्स के ये आप, और अभी भी आप देखें तो इट मींस ऑप्टिमल नहीं है, तो इन को इधर प्लेस कर दें सेल्स के अंदर, ताकि हमें पता चले कि हमारा एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, मोस्ट पॉजिटिव कौन सा होगा 6 वाला, ये एंटरिंग वेरिएबल। लिविंग के लिए क्या करेंगे, क्लोज लूप, और यहां से क्लोज लूप क्या होगा, बास दफा तो आप शुरू में तो कह रहे हैं ना क्लोज लूप परेशान करेगा, मैं कहता हूँ क्लोज लूप तो देखते पता चल जाता है इधर जाएगा, एक दो गलत रास्ते होंगे, आप ट्रैक पे आ जाओगे। टाइम कितना रह गया 3:10, कब तक है मेरी क्लास,
5 मिनट्स, इतना ही काम रह गया है। आपका लूप बनेगा, इधर जा सकते हैं, इधर तक जाएंगे, ये आएंगे, इधर जाएंगे या वापस आएंगे, बताएं इधर जाने में क्या प्रॉब्लम? आपको एक ऐसे ही एक्स्ट्रा पाथ बना रहे हो, थीटा एक दफा माइनस करे फिर प्लस करे, तो अब बजाय लॉन्गेस्ट पाथ लिया करें। यानी एक कॉलम के अंदर बेसिक 4 है, तो उनमें से वो वाला बेसिक पकड़े जिससे एक रास्ता आगे मिल रहा हो। एक तो ये बात, और वो चाहे फर्स्ट स्टेप पे हो, चाहे सेकंड पे, चाहे थर्ड पे, आपको लूप में थीटा तक तो लेके आ रहा है ना। तो इसलिए आप इसको इग्नोर करके सीधा ये बनेगा क्लोज लूप। ये वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई मैटर नहीं करता, एक ही बात है। आपका ये थीटा था, माइनस प्लस माइनस अगेन वापस, तो माइनस वालों को बाहर निकाल लें, थीटा क्या लें 2, और 2 लेके ये बन जाएगा 2, ये भी 2, 4, ये एम्प्टी हो जाएगा, ये आपका नॉन बेसिक बन गया, ये लिविंग। तो आपका ये आ गया 2, ये 2, 4 और ये एम्प्टी। अगली आइट्रेशन है उसी तरह, और अगली आइट्रेशन जब आएगी तो नेक्स्ट क्या पर्पज है? न्यू सोल्यूशन आ चुका है, सी ऑब्जेक्टिव वैल्यू। तो न्यू सोल्यूशन से ये सोल्यूशन है, ये बल्कि सोल्यूशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन तो नजर आ रहा होता है, आखिर में लास्ट में लिखेंगे निकाल के। तो बल्कि मैं भी इधर ये अटेम्प्ट डिलीट कर दूंगा, ये आपने इधर प्लेस कर दिया। अब क्या है? मल्टीप्लाइज ऑप्टिमलिटी टेस्ट। जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके मल्टीप्लाइज लिए, स्टार्टर और ये वैल्यूज, ये इधर मल्टीप्लाइज प्लेस कर दिए। मल्टीप्लाइज के बाद नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स ये लिए, सारे के सारे नेगेटिव है, इट मींस ये प्लेस किए, और ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन को लिखना कैसे है? मैंने इधर लिखा नहीं हुआ, इस सारे वेरिएबल्स को अब इधर अलग अलग करके लिखे, और ऑब्जेक्टिव वैल्यू z = 204। ये सॉल्यूशन पता क्या कह रहा है? रिफाइन, देखिए वो जो अनबैलेंस्ड के केस में हमने डमी लिया था ना, वो भी कुछ बता रहा है, जरा देखिएगा। ये सॉल्यूशन ये है, रिफाइनरी 1 डेस्टिनेशन जो एरिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 1 को 4 की सप्लाई देगी। ये पाइपलाइन में है, आई थिंक ये ट्रक्स में तो नहीं होगा, पाइपलाइन में कोई फार्मूला होगा कि 1 घंटे के अंदर इतने 1000 लीटर पेट्रोल चला जाए, ये इस तरह का वैल्यूज हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं इसी प्रॉब्लम को लेके आपको बता दूंगा, मॉडल फॉर्मुलेट करना सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये रिफाइनरी 1 से इस एरिया तक 2, रिफाइनरी 2 से 2 तक ये 2 से डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 1, ये 6। ये देखिए ये क्या चीज है आपकी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो वो बच गई। क्यों? आपकी डिमांड कम थी, सॉरी डिमांड क्या थी? ज्यादा थी। जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते, वो आपने दे दी, और असल में ये आपके पास बच गई। ठहरे क्या था? हाँ सप्लाई कम थी, डिमांड। हाँ अगर देखा जाए तो इस सॉल्यूशन ने ये भी बता दिया सारी डिमांड पूरी हो रही है, सारी डिमांड, और उसने कहा जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है इसमें से कट लगाए ऑप्टिमली। ये जो कट, ये जो आपको 2 नजर आ रहा है ना डमी का 2, वो ये आ रहा है कि ये भी तो क्वेश्चन था ना कि जो आप डमी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो आपने बैलेंस किस तरह करना है, किस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को सप्लाई नहीं करनी, वो भी आपको सोल्यूशन मिल रहा है। तो जो डमी सोल्यूशन है, डमी के अंदर ये 2 बता रहा है कि ये जो आपने एज्यूम कर लिया था कि अपनी तरफ से 2 रख दिया था, वो आपने किसकी कटौती करनी है? डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 2 की। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो जो आपने डमी किया, कैलकुलेशन में कोई चीज डमी नहीं है, कैलकुलेशन में वो पूरी की पूरी एक एक्टिविटी है, पूरी की पूरी एक रिफाइनरी, डमी रिफाइनरी। लीस्ट कॉस्ट मेथड के लिए भी वो रिफाइनरी है, सिंप्लेक्स मेथड के लिए भी रिफाइनरी है। जब सॉल्व हो जाएगा फिर आप देखोगे कि ये तो मैंने एक फर्जी सी सप्लाई बनाई हुई है। असल में ये करेंगे कि इधर जाहिर आप सप्लाई 2 की तो दे नहीं सकते,
किसको नहीं देनी ये डिसाइड हो गया, वो डमी से ही सोल्यूशन मिल गया। आई होप अंडरस्टैंड किया होगा आपने।